नमस्कार, गूगल लाइव शो के 308वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले सोमवार को हमने 10वीं के बाद क्या करें इस विषय पर चर्चा की थी। उस विषय को विस्तार देते हुए आज फिर हम लोग 10वीं के बाद बच्चे क्या विषय लें इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं शिक्षा जगत के विद्वान डॉक्टर नरेंद्र कौर, जो साधुशहर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। उनसे हम लोग चर्चा करेंगे कि 10वीं के बाद क्या विषय लिया जाए और किस प्रकार से सारी ये चीजें वो कर सकें। मैडम, स्वागत है आपका हमारे शो। जी धन्यवाद गोविंद जी, और समस्त दर्शकों को भी मेरी ओर से अभिवादन और स्वागत। और आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस विषय पर चर्चा कर सकूँ। मैडम, मुझे तो लगता नहीं कि आपको यहाँ पे पहचान की जरूरत है। डॉक्टर नरेंद्र कौर का नाम जिला प्रशासन भी जानता है और जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो भी जानते हैं, तो आप डिजर्व करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे आपके साथ चर्चा करने के लिए हैं और मौजूद, और हमें ऐसा लगता है कि हम चर्चा जो है बहुत सार्थक कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है। मनीष गोयल देख रहे हैं, मनीष गोयल प्रणाम करें। अरुण शर्मा, आप दोनों को सादर नमस्कार। मुझे लगता है कि दर्शक हमारा पहले से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं आपको फिर बता दूं कि 10वीं के बाद क्या आज का विषय है और हम लोग कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के जवाब मैडम से लेने के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि आप भी प्रश्न करें। क्या रखना चाहिए? मान लो मेरा बच्चा 10, मुझे क्या ध्यान रखनी चाहिए 10वीं के बाद क्या विषय हो? ऐसा है सर, जब बच्चा 10th करता है ना, तो उसके पहले तो हम बच्चे के हिसाब से सोचें। बच्चा एक तरह से 5 कोणों में घिरा रहता है उस समय। एक तो माता पिता के सपने होते हैं जी जी बिल्कुल, और दूसरा बच्चों के सामने उनकी रुचि भी होती है जी बिल्कुल, और सुनी सुनाई बातें। मतलब 5 चीजों को ध्यान रख के हम विषय को, सब्जेक्ट को चुने, सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। और दूसरी बात, विषय को हम कौन सा विषय लें उससे पहले तो स्ट्रीम का चयन करना होता है। स्ट्रीम कौन सी लें? स्ट्रीम मींस यानी कि संकाय कौन सा लें, वर्ग कौन सा लें। अच्छा, हाँ जी, साइंस लें और एग्रीकल्चर लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या होम साइंस स्ट्रीम लें। तो 5 तो मुख्य बातें ध्यान रखें, उसके बाद स्ट्रीम का ध्यान रखें। क्या लें? स्ट्रीम के बाद फिर विषय चयन की बात होती है। जैसे मैं बाद में आर्ट्स पे आऊंगी, लेकिन आर्ट्स लेने के बाद तो बहुत सारे फिर से विषय सामने, फिर एक समस्या अच्छा, होती है। ये उसमें फिर विस्तार हो जाएगा। फिर विस्तार हो जाएगा। साइंस लेने से भी बच्चों को देखिए 2 तो 3, बल्कि 3 सीधी सीधी स्ट्रीम खुल जाती हैं। वो साइंस विद मैथ्स ले, साइंस विद बायो ले, या साइंस विद कंप्यूटर साइंस ले। कंप्यूटर साइंस ले, 3 और हो गया। हाँ जी, 3 और आगे हो जाते हैं। तो ये सब बातें बच्चों को ध्यान रखनी होती है। 5 तो आपको मुख्य कौन है जो उस पर निगाह रखनी है और फिर स्ट्रीम पे ध्यान रखना है। हाँ जी। अच्छा, आपकी दृष्टि से सबसे अधिक स्कोप कैरियर की दृष्टि से किस विषय में है? मेरा मानना ऐसा है सर कि कोई भी स्ट्रीम कम नहीं है जी, बशर्ते कि बच्चा मेहनत करने वाला हो और वो अपना पूरा उसमें दे मेहनत करते हुए, तो सभी में बहुत स्कोप है। अच्छा, कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसमें स्कोप ना हो? हाँ जी, ऐसा कोई भी विषय नहीं है मेरी दृष्टि में, तो कोई भी नहीं। बच्चे पे डिपेंड करता है बहुत। बिल्कुल जी, बच्चे की मेहनत पर डिपेंड करता है कि बच्चे ने कौन सी। अगर बच्चा बिल्कुल एक स्ट्रीम में चलने लायक जैसे नहीं है किसी में और फिर वो ले लेता है, तो वो एक अलग बात है। बाकी बच्चे जो हैं, मैंने देखा है, जिस कई बार हमारे सामने प्रश्न होता है कि मीडियोकर बच्चा क्या करे। मैंने देखा मीडियोकर बच्चे भी, अब देखिए बीच में थोड़ा सा शायद ये बात हट जाएगी, इस प्रश्न का उत्तर है वैसे, कई गाँव में हमारे आसपास साइंस खुली है और उनके पास कोई चांस ही नहीं है बच्चों के। अच्छा, केवल साइंस है, केवल साइंस फैकल्टी है, तो बच्चे चल रहे हैं ना वहाँ, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। यानी कि मेहनत पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मेहनत है, आपकी राय है, स्ट्रीम में आर्थिक स्थिति है, बहुत कुछ है। अरुण शर्मा जी, बिल्कुल सुबह से ही इंतजार था आपका, कह रहे हैं आपको एक किसी संकाय भी बच्चा चुन सकता है। एग्रीकल्चर की बात करी ना मैंने। जी। एग्रीकल्चर भी देखिए, बच्चा निर्णय लेने की मेरे हिसाब से उतनी स्थिति में इस उम्र में नहीं होता। जब आप पढ़ते होंगे या हम पढ़ते थे तो 9th में ही विषय चुनते थे, तो क्या हमें पता था? कुछ नहीं पता था। लगभग वैसा साहब 11th तक भी बच्चे इतने बड़े नहीं होते कि वो एकदम से निर्णय ले सकें, तो उनको उन 5 कोणों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इतना मैच्योर नहीं होता बच्चा की सब्जेक्ट डिसाइड कर सके, नहीं होता है।
बबीता कोड है, पार्षद है, नगर परिषद की प्रतिपक्ष की नेता है। नमस्कार कह रहे हैं, शुक्रिया बबीता जी। आपको भी नमस्कार बबीता जी। अच्छा, मैं बच्चे को बाहर भेजना चाहता हूँ, क्या विषय लूँ? बच्चों को क्या विषय दिलाऊं? बाहर अब्रोड भेजना चाहता हूँ, या यूँ समझ लीजिए भी गंगानगर से बाहर भेजना चाहता हूँ। अच्छा, गंगानगर से बाहर भेजना चाहते हैं तो आप कोई सा भी संकाय चुन सकते हैं, सभी विषय में। हाँ जी, लेकिन अब्रॉड आप अगर बच्चे को भेजना चाहते हैं तो फिर हमें इंग्लिश का लिटरेचर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसे वो लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसके लिए वो आइलेट्स करे तो उसको और समय बर्बाद केवल इंग्लिश सीखने के लिए नहीं करना पड़ेगा। पर्टिकुलर वो इंग्लिश पे फोकस करे अगर उसको बाहर जाना। बिल्कुल, और अगर वो देखिए इंग्लिश पे तो वो फोकस करे जो वो इंग्लिश कंट्रीज में जा रहा है। जी बिल्कुल। अगर वो किसी ऐसी कंट्री में जा रहा है जिसकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जैसे जर्मन जाएगा तो उसे वहाँ की जर्मन में पढ़ना, हाँ जी, पढ़ना पड़ेगा, तो उसे उन लैंग्वेजेस पर, इसके लिए कोर्सेज हैं बहुत सारे, उस पर भी हम बात करेंगे। मतलब जो चीज पे जहाँ पे आपका फोकस करना है, या 5 कोणों से निकल के आपको जहाँ फोकस करना है, उस चीजों को आपको अडॉप्ट भी करना पड़ेगा तब आप। ऐसे नहीं है कि आपने एक चीज तो कर ली दूसरी छोड़ दी तो फिर वो पूरा नहीं होगा ना। मैडम, मेरी बिटिया है जो पढ़ाई में एवरेज है, हाँ जी, कैरियर के लिहाज से सब्जेक्ट क्या ले? ऐसा जी, पढ़ाई में एवरेज जो है बच्चा, वो एवरेज बच्चे भी मैंने देखा है 70% के आसपास के बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं किसी भी विषय में। लेकिन अगर बच्ची, देखिए 2-3 बातें देखने की हैं। एक तो ये है कि हम शॉर्ट टर्म जो है बच्ची प्रोफेशन चाहती है कि मुझे जल्दी से, आपकी बच्ची नहीं केवल और भी बच्चे, मैं उदाहरण दूसरी बच्ची की बजाय अपना उदाहरण दूं। बिल्कुल, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको वो मीडियोकर भी हैं पढ़ने में जी, और उनको बहुत जल्दी कोई रोजगार भी चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो ऐसे बच्चे ITI का चयन कर सकते हैं। ITI में बहुत से स्कोप हैं। 10वीं के बाद, 8वीं के बाद भी है। 8वीं के बाद भी, हाँ जी, ITI में कुछ कोर्सेज 8वीं के बाद हैं, और उसमें भी जैसे कुछ कोर्सेज उसमें फिर आगे ऐसे हैं जो बच्चियां नहीं करती और करते ही उनको तुरंत नौकरी मिल सकती है, जैसे वेल्डर। अच्छा, ठीक है। मोस्टली लड़कियां नहीं करती हैं, तो वो अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं कि वेल्डर 8वीं के बाद है या 10वीं। हाँ, वो मतलब कर सकते हैं, हाँ जी, वो कर सकती हैं। जैसे वेल्डर का है, डीजल मैकेनिक का है, ऐसे ITI के कुछ कोर्सेज हैं जो बच्चे, और उससे एक फायदा ये है, वो बच्चे जब जॉब निकले तो लड़कियों को फिर बहुत जल्दी जॉब मिलती है, क्योंकि कम लड़कियां करती हैं। वो कम करती हैं। ITI करती है तो ब्यूटी एंड वेलनेस में करेंगी, या वो स्टिचिंग एंड कटिंग में करेंगी, ज्यादातर वो इनमें करती हैं। हाँ, वो टेक्निकल भी ले तो बहुत जल्दी उनको रोजगार मिल सकता है, और नहीं मिले तो फिर ये कम से कम अपना प्राइवेटली कोई रोजगार खोल सकती है। हाँ, हुनर जिसको कहेंगे वो बिल्कुल उनमें आ जाता है। हाँ, लड़के भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लड़के भी कर सकते हैं। एवरेज लड़का है तो वो भी बिल्कुल कर सकता है। मैंने 10वीं के एग्जाम दिए, मैं पेरेंट्स की सलाह से सब्जेक्ट लूं या टीचर, अब मेरे को टीचर कहता है कि ये लो गोविंदू यार, और पेरेंट्स कहते हैं नहीं तेरे को तो मैं ये बनाना है, तो क्या मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा है जी, मेरे हिसाब से माता पिता कई बार ऐसे सपने पाल लेते हैं, और उनको टीचर के कांटेक्ट में जरूर रहना चाहिए। पेरेंट्स को टीचर का रोल इसमें बहुत ज्यादा है। जिन्होंने बच्चे को 10वीं तक पढ़ाया है वो बच्चे को बच्चे से भी ज्यादा जानते हैं एक्चुअली, तो वो बच्चे माता पिता के सपनों को देखते हुए माता पिता को ये चाहिए कि चाहे वो बच्चा उनका बहुत अच्छा भी है पढ़ने में, तब भी मेरे ख्याल से उनको एक बार टीचर्स से जरूर जो है इसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत, सब्जेक्ट दिलाने से पहले। बिल्कुल। हितेंद्र शर्मा कह रहे हैं, नमस्कार गोविंद जी, आदरणीय नगेंद्र मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि जो विदेश जाना चाहते हैं इंग्लिश विषय की तरफ जा सकते हैं। मैडम को सादर नमस्कार। नमस्कार जी, हितेंद्र जी आपको भी नमस्कार। पेरेंट्स को चाहिए कि वो टीचर के कांटेक्ट में रहें, इस विषय के मामले में चर्चा करें ठीक से। ऐसा है जी, मेरा मानना ये है कि 20% बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके लिए टीचर्स भी बिल्कुल क्लियर होते हैं, ये बच्चे इस लाइन में चल जाएंगे, पेरेंट्स भी क्लियर होते हैं, बच्चे खुद भी निर्णय की स्थिति में होते हैं। लगभग 70% 80% के बीच बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स को गाइडेंस टीचर्स से जरूर लेनी चाहिए। जैसे हमारे सामने भी ऐसी बात बहुत बार आती है एज अ प्रिंसिपल, जैसे कई बार बच्चियां साइंस नहीं लेना चाहती और पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी मैं तो डॉक्टर ही बनाऊंगा, मुझे तो साइंस ही दिलानी है। अभी रिसेंटली भी मेरे स्कूल में एक बच्ची की ये चल रही है बात। तो मेरा पहला तो ये बताना है पेरेंट्स को कि साइंस लेने का मतलब केवल डॉक्टर बनना नहीं है, बस ये सबसे जरूरी। एक बात
ये है गोविंद जी, ये जो आप चर्चा कर रहे हैं बहुत ही अच्छा विषय है। इसमें भी मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे प्रोग्राम को अगर लोग आपकी वॉल पर पड़ा रहता है, अगर ग्रामीण लोग देखें तो और भी उनको ज्यादा लाभ है। कोशिश करेंगे हम इसको थोड़ा स्प्रेड करने की। हाँ जी, क्योंकि शहरों में तो फिर भी काउंसलर भी मिल जाते हैं, हाँ। और गांव में साधन भी उतने नहीं हैं। अब जैसे साइंस की बात आई, बच्ची के पापा ने कहा जी मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, बच्ची ने कहा मैं डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना चाहती हूँ। तो मैंने उस बच्ची को ये कहा बेटे अभी छुट्टियां हैं, आप सोच लें, अभी छुट्टियां, क्योंकि 11th में पढ़ी की है उसने। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी, साइंस का जो बच्चा है ना जी, वो बच्चा 12th के बाद भी उसके लिए सारी ऑप्शन खुली रहती हैं। वो 12वीं के बाद आर्ट्स भी ले सकता है, वो साइंस में नहीं चला तो अच्छा, कॉमर्स भी ले सकता है। लेकिन कॉमर्स वाला बच्चा साइंस नहीं ले सकता, आर्ट्स ले सकता है। लेकिन आर्ट्स वाला बच्चा केवल आर्ट्स ही आगे रख सकता है, वो साइंस और कॉमर्स नहीं ले सकता। तो इसलिए कोई बच्चा अगर चाहे तो 12वीं तक साइंस पढ़ करके फिर थोड़ा वो सोचने की और स्थिति में हो जाएगा तो 12वीं के बाद भी चेंज कर सकता है। तो मैंने उनके पापा को ये बताया कि भाई साहब, आपकी बच्ची अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहती, आप इस पे थोपे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, बच्ची 12वीं करने के बाद अगर इसको भी इसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया डॉक्टर में, मतलब MBBS में, तो वेल एंड गुड। नहीं हुआ तो इसके बाद मैंने उन्हें बताया BHMS भी है, BAMS भी है, BSc नर्सिंग भी है, BSc ऑनर्स है, BSc एनिमेशन है। तो वो बेचारे कहते हैं ये क्या चीजें होती हैं जी, हमने नाम ही पहली बार सुना है। तो BSc माइक्रोबायोलॉजी है, BSc कार्डियोलॉजी है, और एरोनॉटिक्स में BSc है, न्यूट्रियल साइंस में है ना जी, फॉरेस्ट्री में है, और प्रोफेसर तो बन ही सकती है, फिर बन सकती है ना। एनिमेटेड साइंस में, एनिमेशन साइंस में जा सकती है। अब ऐसी जब स्थिति होती है ना, तो आर्थिक स्थिति का जो कोण मैंने कहा था वो यहाँ काम करेगा। कई बार पेरेंट्स बाहर नहीं भेज सकते, तो वो ये सब कोर्सेज जिनके वो नाम भी नहीं जानते, वो मतलब नाम तो चलो हम बता देते हैं, परंतु उनपे कई बार खर्च इतना होता है, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है। तो यहाँ आर्थिक स्थिति जो है वो उसको ये बहुत बढ़िया बात है मैम, आपने एक बात बताई कि साइंस का मतलब केवल डॉक्टरी नहीं है। हाँ जी, इतनी सारी चीजें आपके सामने है कि आप कुछ भी चूज कर सकते हैं बच्चे के रुचि के अनुसार और आपकी इकोनॉमी की स्थिति। बिल्कुल। फिर मैंने उन्हें देखिए एक और भी गोविंद जी हम बात कर सकते हैं कि साइंस में तो देखो मैथ्स भी है, बिल्कुल है, मैथ्स के साथ भी बच्चे जाते हैं। तो मैथ्स में भी अगर अपन देखें तो मैथ्स में भी केवल लोग ये समझते हैं कि वो इंजीनियर बनेगा केवल, जबकि केवल इंजीनियरिंग नहीं है, इंजीनियरिंग के अलावा भी मैथ्स में बहुत कुछ है। अब जैसे किसी को बच्चे को पायलट बनना है, 12वीं के बाद वो पायलट बनना चाहता है, तो उसमें PCM होना जरूरी है, मैथ्स ही होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स का होना उसमें जरूरी है। वैसे तो मैथ्स के लिए भी देखिए कॉमर्स विद मैथ्स ले सकता है बच्चा अगर मैथ्स में अच्छा है, आर्ट्स विद मैथ्स भी ले सकता है बच्चा, केवल मैथ्स की अगर बात करें। और साइंस की अगर बात करें तो फिर मैथ्स के लिए भी वो सारी ऑप्शंस खुली हैं, BSc ऑनर्स भी है, BE भी है, BTech भी है, प्रोफेसर और टीचर भी है, और अकाउंटिंग, स्टैटिक्स, ये सब कुछ अपने मैम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी का मतलब नहीं है और मैथ का मतलब इंजीनियरिंग नहीं है। बाकी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे वो उसको 10वीं के बाद कर सकते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि आपने 11वीं क्लास में साइंस लिए तो डॉक्टर ही बनाना है उसको, और मैथ दिला लिया तो केवल इंजीनियरिंग है। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं। बबीता गोड़ हमें कह रहे हैं, सही कहा मैडम आपने, बच्चों पर विषय थोपना नहीं चाहिए। अरुण शर्मा ये भी एजुकेशन जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, कविताएं लिखते हैं, साहित्यकार हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया बात, अभिभावक अनावश्यक दबाव बच्चों पर न डालें। बिल्कुल बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर से भी मानना है, मेरी बेटी इंजीनियर बनना चाहती है मगर गणित उसके वश में नहीं है। देखिए फिर उसको ऐसा है, गणित क्या है जी, गणित तो प्रैक्टिस का है। गणित उसके बच्चा जब अगर वो बनना ही इंजीनियर चाहता है तो उसके लिए देखिए मैथ्स तो फिर उसकी फर्स्ट करना पड़ेगा, परंतु उसको करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी जाते सिर पर परत निशान, वो अभ्यास कर सकती है बच्ची, और ज्यादा उसको पता है तो उस विषय पर ज्यादा फोकस कर सकती है। उसको डर निकालना पड़ेगा, उसको डर निकालना। अगर आपको जाना है तो मैथ करना ही पड़ेगा, बिल्कुल कोई मतलब विकल्प नहीं, मैथ्स तो करना पड़ेगा। मतलब इंजीनियर बनना है तो आपको मैथ तो लेना ही पड़ेगा, कोई विकल्प। बबीता गोड़ कह रही हैं ज्यादा समस्या एवरेज बच्चों को ही होती है, इसके अलावा मध्यम वर्गीय परिवार को भी समस्या आती है। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना सही है।
एवरेज बच्चों के लिए फिर एवरेज बच्चे भी सोचते हैं जिससे केवल आर्ट्स बच गई जी, पेरेंट्स भी सोचते हैं केवल आर्ट्स बच गई जी, बच्चा आर्ट्स लेगा तो वो मास्टर ही बनेगा, मतलब ऐसा सोचते हैं। मतलब एक उदाहरण है, अभी आर्ट यूं लेते हैं कमजोर बच्चे। हाँ जी, लेकिन ऐसा नहीं है ना। आर्ट्स लेना भी केवल टीचर बनना नहीं है, जैसे कि साइंस लेना डॉक्टर बनना नहीं है। अब आर्ट्स में देखिए भाई साहब, बहुत मेरा मानना है कि आर्ट्स में हम आगे चलेंगे आर्ट्स के बारे में। हाँ जी। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे थे केवल यही कि मैथ अगर इंजीनियर बनना तो मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी। अरुण शर्मा कह रहे हैं गणित तो वैसे भी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिल्कुल, अगर आपको गणित पढ़ना, इंजीनियर बनना, तो मैथमेटिक्स के साथ आप कंपटीशन एग्जाम भी तो दे सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हिंदी, इंग्लिश और जीके और मैथ्स तो देखो किसी भी कंपटीशन में बच्चे को जरूरी है। आपको इनको तो वैसे भी अगर हम लोग पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा अवेयर होते रहे तो भी अच्छा रहेगा। और साइंस के बच्चे दोनों भी लेते हैं, ऑप्ट करते हैं। साइंस वो बायो लेकर के साथ मैथ्स भी लेते हैं बहुत से बच्चे, और बहुत अच्छा करते हैं। बल्कि उनको 12वीं के बाद ये समझ नहीं आता कई बार कि दोनों में इतने अच्छे होते हैं और कौन सा चूज करें। अच्छा मैडम, बायोलॉजी किस बच्चों को लेनी चाहिए? 10वीं तक ठीक है, बच्चा बढ़िया चल रहा है, बायोलॉजी कौन सा बच्चा प्रेफर करे? नहीं, मीडियोकर से लेकर के अच्छे आईक्यू तक वाला। मीडियोकर क्या चीज है, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा। मतलब जो बच्चा जिसको हम कह देते हैं एवरेज से कम है, जिसकी बुद्धि लब्धि कह लो मध्यम से कम, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब ऐसा होता नहीं है। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता। और बहुत कम जो बिल्कुल ही बहुत ही कम है उनकी बात अलग है, अदरवाइज कोई भी बच्चा बायो पढ़ सकता है, जो बच्चा पढ़ना चाहे बायो ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं है भी 50% नंबर आ गए तो बायो मत लो और 70 आ गए तो जरूर ले लो, 90 आ गए तो जरूर ले लो। आजकल तो विनोद जी 50% वाले बहुत से बच्चे बायो ले रहे हैं। कैसे? देखिए 70% जिन बच्चों के नाम नंबर आते हैं या 65 आते हैं, जब आपका या हमारा जमाना था तो फर्स्ट डिवीजन का मतलब साइंस हो जाता था। साइंस हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब फर्स्ट डिवीजन का मतलब लोग साइंस समझते हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन जिनकी बच्चों की आती है उनके बहुत सारे आजकल तो सेशनल मार्क्स भी तो जाते हैं ना, उनके अपने पेपर के मार्क्स कई बार 50-52% ही होते हैं, बाकी सेशनल मार्क्स से फर्स्ट डिवीजन बन जाती है कई बार। तो ऐसी बात नहीं, 50% वाला बच्चा भी बायो पढ़ सकता है। ठीक है, आपने खूब याद दिलाया। हमारे टाइम तो यही था, फर्स्ट डिवीजन आ गई ना तो साइंस लेगा बच्चा। और ना भी दिलाते तो यूं से लगता था यार इसको साइंस दिलानी चाहिए थी। मैथ विषय किन बच्चों के लिए बेहतर साबित होता है? मैथ्स विषय उन बच्चों के लिए बेहतर साबित होता है जो बच्चे जिनका कैलकुलेटिव माइंड होता है ज्यादा, जो बच्चे बहुत जल्दी गणनाएं कर लेते हैं। और आजकल तो बहुत से, देखिए हमारे समय में, आपके समय में क्लासरूम टीचिंग के अलावा कुछ भी नहीं था। ट्यूशन पढ़ने का मतलब कमजोर बच्चा समझा जाता था ना। आजकल तो यूसी मास और मैथ्स को भी अब करने की बहुत सारी चीजें हैं, है ना। और यूट्यूब वगैरह पे भी बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं। लेकिन सबसे पहले उसका जो माइंड है बच्चे का, वो रीजनिंग जिसकी अच्छी हो, कैलकुलेटिव जिसका माइंड हो, ऐसे बच्चे मैथ्स में बहुत कामयाब होते हैं। मतलब आजकल तो वैसे डरने की जरूरत नहीं है। आपने खूब सारी बातें बता दी। पहले तो क्लास के साथ ही था, आजकल तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन सेंटर भी हैं। इवन देन आपको ध्यान होगा, हमारे समय में तो 9th 10th के कोर्सेज इकट्ठे आते थे, बिल्कुल पासबुक तक नहीं होती थी। नहीं होती। अगर कोई बच्चा कोई पासबुक लेता था ना क्लास में, तो वो बाकी 200 से छिपाता था। बिल्कुल, उसको यूं ना समझे भी ये कमजोर है। जबकि आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं, इतनी सारी चीजें हैं। बिल्कुल, तो मैथ वाले भी अगर आप चाहते हैं कि इंजीनियर बनना है आपको और मैथ आपका कमजोर है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप खूब सारी चीजें हैं, मैडम ने बताई है कि बहुत सारे, मैं तो वो नाम ले भी नहीं पाऊंगा, मेरी वोकैबुलरी इतनी बढ़िया नहीं है कि वो ले भी नहीं पाऊंगा कि वो सारे ऑप्शन है आपके पास मैथ सीखने के लिए और मैथ करने के लिए। बिल्कुल, ये वर्तमान दौर का एक सौभाग्य है मैडम की, बहुत सारे ऑप्शन है। बिल्कुल सौभाग्य है। और एक बात देखिए, आपके हमारे समय में कोचिंग पढ़ना मतलब कमजोर होता है। आजकल नहीं पढ़ना मतलब पेरेंट्स पैसे बचा रहे हैं। आज ऐसा समय आ गया, पेरेंट्स ही कहते हैं जी कोचिंग में कौन सी में डाला, कौन नहीं डाला। जबकि बहुत बार बच्चे इस क्लासरूम शिक्षण से बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, उनको जरूरत नहीं होती है। नहीं होती है, लेकिन एक आप इसको समझो कि फैशन बन गया, इसको भी ट्यूशन नहीं लगा हुआ बच्चा है ना। बच्चे का भी कई बार यूँ लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, मैं ट्यूशन नहीं लगा, बाकी बच्चे लगे हुए हैं। मतलब इस दौर में एक नया सब्जेक्ट सामने आ गया इस चर्चा में कि पहले के दौर में ट्यूशन पढ़ना जो है कमजोर बच्चे की निशानी थी और आजकल पढ़ना एक अवेयरनेस की निशानी है। बदल गया ना। ये समय कितनी जल्दी तो नहीं बदला, लेकिन 30-40 साल के इसमें बदलने में। बबीता कौर जी कह रही है, नई शिक्षा नीति का क्या रोल रहेगा मैडम आपके हिसाब से? क्या नई शिक्षा नीति भारत में सकारात्मक परिणाम देगी क्या? देखिए मैडम, कोई भी परिवर्तन आता है, अब नई शिक्षा नीति के पूरा जो मसौदा है वो अभी मैंने पूरा मसौदा उसका नहीं पढ़ा है,
तो जब वो पूरी आ जाएगी हमारे सामने, हम पूरा पढ़ेंगे, तब हम कभी दोबारा इस विषय पर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आज मैं आधी अधूरी उसको पढ़ने के बाद उस पर बात क्षमा चाहूंगी, नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि अध कचरा ज्ञान अच्छा नहीं। मैं भी कोशिश करूंगा बबीता जी उसको पढ़ूंगा, फिर हम लोग 2-3 शिक्षाविदों को बुला के उस पर चर्चा करेंगे। आपने हमें एक विषय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। और बिना पढ़े बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, अधिक अच्छी जानकारी नहीं देनी चाहिए, मेरा भी यही मानना है। केपी योगी कह रहे हैं गोयल जी डॉक्टर जी को नमस्कार। नमस्कार हमसे जुड़ने के लिए। सुनील अग्रवाल हमें देख रहे हैं, विजय जैन हमसे जुड़े हुए हैं। मैं कुछ नाम और ले दूं, अशोक शर्मा देख रहे हैं, संदीप बुगासरा हमसे जुड़े हैं। सभी का शुक्रिया। आज हम आपको बता दें कि पिछले सोमवार को भी हमने 10वीं के बाद क्या विषय लें इस पर एक चर्चा की थी, लेकिन चूंकि ये लंबा विषय है, आज फिर हमने इस सोमवार से, आज जो दूसरा सोमवार है उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि 10वीं के बाद क्या विषय लेना चाहिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नगेंद्र कौर। इनकी मुझे नहीं लगता कि इनको कोई पहचान की आवश्यकता है। ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सादुर शहर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं और जिला प्रशासन के जितने भी लगभग कार्यक्रम होते हैं उनमें एंकरिंग जो है, संचालन जो है, डॉक्टर नगेंद्र कौर ही करती नजर आती हैं। अपवाद कहीं भी हो सकता है। सही कह रहा हूँ? हाँ जी, थैंक यू जी। 15 अगस्त 26 जनवरी में, हाँ जी, हाँ जी। 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें डॉक्टर नगेंद्र कौर की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है और इस संचालन भी डॉक्टर मैडम। देखिए, ये एक इससे हमारा जो आपका प्रश्न है उसका एक उत्तर भी हो गया है। जैसे आर्ट्स में जो बच्चा अच्छी, अगर वो साहित्य पढ़ता है तो उसके पास वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है, वो संचालक भी बन सकता है, उद्घोषक बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें। क्योंकि आजकल तो एंकरिंग का ऐसा विषय है कि आप कहीं भी कर सकते हो। आपके घरों में इतने प्रोग्राम होते हैं, कभी गुलेरी संगीत हो गया, कभी मैरिज एनिवर्सरी है, कभी छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। बिल्कुल, अब समय बदल गया प्रोग्राम्स को, इवेंट मैनेजमेंट हो गया। कॉमर्स को प्राथमिकता किन बच्चों को देनी चाहिए? देखिए, कॉमर्स को प्राथमिकता उन बच्चों को देनी चाहिए जिनका मैथ्स अच्छा हो। कॉमर्स में भी मैथ्स वैसे अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन इसमें भी चाहिए, रीजनिंग जिनकी अच्छी हो। और जो बच्चे आगे MBA करना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं, CS बनना चाहते हैं, B.Com भी कर सकते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, अकाउंटेंसी में के फील्ड में जाना चाहते हैं, या जो बच्चे, देखिए वित्तीय सलाहकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसमें जो बच्चे जाना चाहते हैं वो बच्चे कर सकते हैं। और भी अच्छा करना चाहें इसमें तो कॉमर्स विद मैथ्स भी ले सकते हैं। कॉमर्स लेने के लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शन है कि अगर आप तैयारी करें, CS बने, CA बने, फाइनेंशियल काउंसलर बने, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल जी, ऐसा है। देखिए, टीचर और प्रोफेसर को सबके लिए खुला ही है ना। अब जैसे हमारे यहाँ छोटे शहरों में कॉमर्स का ट्रेंड कम है, जबकि बड़े सिटीज में ज्यादा है। उसका रीजन मुझे यही समझ आता है कि BEd कॉलेजेस में कम कॉलेज हैं जहाँ कॉमर्स है, तो बच्चे सोचते हैं कि फिर मैं टीचर नहीं बन सकता। तो हमारा उनको यही कहना है उन बच्चों को कि कॉमर्स लेने का मतलब भी केवल टीचर या बैंक में जाना नहीं है। इसमें भी आप B.Com ऑनर्स करके आपके लिए बहुत सी ऑप्शंस और खुल जाती हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में आपको वित्तीय सलाहकार की नौकरी मिल जाती है। और आप जो है टैक्सेशन का काम कर सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, एडवोकेट, हाँ जी, टैक्सेशन के बन सकते हैं, जिसकी मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत है। जब से GST आया तब से और जरूरत है, GST आया तब से और जरूरत होगी। वाकई बहुत सारे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था भी मैडम जो है कॉमर्स के इतने सारे ऑप्शन गिना देंगी। और एक बड़ी बात तो ये है कि बायोलॉजी लेने का मतलब डॉक्टर बनना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। और वाकई ये एक, मुझे लगता है कि हमारी जो चर्चा है वो सार्थक रहेगी और सुनना पड़ेगा दोबारा इसको। मैडम, ये कंप्यूटर साइंस जो है, कंप्यूटर लाइन में कौन से बच्चे जाएं? कंप्यूटर लाइन में भी कोई भी बच्चे जा सकते हैं। अच्छा, कोई इसमें कोई नहीं? हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, फ्रेम चेक कर लेगा जी, थोड़ा सा मैथ्स का मुझे लग रहा है कि मैथ्स और कॉमर्स में बच्चों को जरूर, मतलब ऐसे बच्चे थोड़ा सा ऑप्शन बड़ी मुश्किल आ सकती है जो मैथ्स में बिल्कुल रुचि नहीं रखते, या जो जिनका बिल्कुल रीजनिंग अच्छी नहीं है, या बाकी कोई भी विषय कोई बच्चा पढ़ सकता है। और बच्चों की कंप्यूटर में तो बहुत इंटरेस्ट है जी। सारे बच्चे फोन चलाते हैं, इसका मतलब कंप्यूटर चलाना जान रहे हैं। अच्छा, ये स्मार्टफोन वाला काम मामला जो है, इसलिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर लेने में तो मेरे को लगता है हिचकिचाहट होनी भी नहीं है। कोई बच्चा जो है अगर वो स्मार्टफोन चला रहा है तो इसका मतलब बहुत सारा काम तो कंप्यूटर जैसा वो कर ही रहा है। जी, वैसे एक बात और कहना चाहूंगी, जोड़ना चाहूंगी कि चाहे बच्चा साइंस ले, मैथ्स ले, मतलब आर्ट्स ले, कुछ भी ले,
कंप्यूटर साइंस अलग से बच्चा पढ़ ले, लेकिन कंप्यूटर के कोर्सेज अलग से भी कर सकता है। फिर उसके लिए बहुत सारी ऑप्शन खुली रहती है। जैसे साइंस के साथ बच्चा बाद में अलग से कंप्यूटर भी कर रहा है, तो उसके पास कंप्यूटर की भी सारी ऑप्शंस खुल गई और साइंस की भी बहुत सारी चीजें। हाँ जी। एक ऑप्शन मुझे मैडम ये लगता है कि बहुत सारे हम लोग अनभिज्ञ पेरेंट तो ये भी नहीं जानते होंगे कि कितने ऑप्शन चल रहे हैं ऐसे। हाँ जी, नहीं जानते है ना। ग्रामीण पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं जानते। मतलब उनको जानना चाहिए कि जैसे मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ कि एक ऑप्शन में एक कॉमर्स का साइंस का कितने ऑप्शंस हैं, और ये गलतफहमी है, ये भ्रांति है कि साइंस बायोलॉजी वाला केवल मेडिकली ले सकता है या कॉमर्स वाला केवल वही कर सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। मेरी खुद की बिटिया अभी पब्लिक हेल्थ में पीजी करने यूएस गई है, तो पब्लिक हेल्थ उसके पहले मैंने सुना ही नहीं था कि इसमें भी पीजी होती है क्या। अब उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं बच्चे, देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत सारे छूट भी गए होंगे हमारे से भी। वरुण बंसल हिसार से कह रहे हैं कि डॉक्टर मैडम को नमस्कार। जी नमस्कार जी, आपको भी। मैडम ये कुछ जरूरी है कि जो कमजोर बच्चा है वही आर्ट्स में? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जी। एक तो हम बच्चे को बार बार, अगर कोई टीचर वैसे कहता नहीं है, परंतु चलो अगर कोई टीचर ऐसा क्लास में बच्चे को कहता भी है कि तुम कमजोर हो, तो ये नहीं कहना चाहिए। क्योंकि बच्चे को नहीं की नकारात्मक बात तो हमें करनी नहीं चाहिए। बच्चे को हम बूस्ट अप करते रहे। कोई बच्चा मुझे नहीं लगता कि कमजोर होता है, उसकी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं। नहीं, जो आर्ट्स लेते हैं वो वाकई कमजोर होते हैं या एक भ्रांति है? नहीं, ये बिल्कुल भ्रांति है। बिल्कुल भ्रांति है जी। मैं खुद जब हम पढ़ते थे तो फर्स्ट डिवीजन आना मतलब बहुत ज्यादा वो होता था। आर्ट्स में फर्स्ट डिवीजन ही नहीं आती थी। मेरी क्लास में मैंने 79 में 10th किया, तो हम 5 बच्चियों ने, हमारे वहाँ पदमपुर में से मैं बिलोंग करती हूँ, फर्स्ट डिवीजन ली थी। और ऐसे तहलका मच गया कि 5 लड़कियां बड़ी इंटेलिजेंट है जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन ली है। वो आर्ट्स में, बिल्कुल वो भी आर्ट्स में। फर्स्ट डिवीजन को ऐसा समझा जाता था। तो ऐसा नहीं है कि कमजोर बच्चे आर्ट्स लेते हैं। क्या मैडम क्या पढ़ाते रहे आप सब्जेक्ट? मैं हिंदी पढ़ाती रही। हिंदी? हाँ जी। तो हिंदी तो बहुत मुश्किल सा सब्जेक्ट है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई विषय मुश्किल मुझे लगता नहीं होता। मुश्किल कुछ भी नहीं है, केवल अभ्यास की जरूरत होती है। हम रोज किचन में काम करते हैं। देखिए छोटा सा एग्जांपल है, मैं एक महीना अपने मायके लगाया हूँ, तो आके लगता है वही किचन, मुझे लगता है कि जैसे मेरे को उससे काम आज नहीं हो रहा, क्योंकि अभ्यास सिर्फ 1 महीना ही छूटा होता है, 15 दिन ही छूटा होता है। तो अभ्यास किसी भी चीज के लिए तो कहना ये है कि जो मायके जाए तो किचन में काम करते रहें। बिल्कुल। वरुण बंसल कह रहे हैं शिक्षा नीति का विकास असंभव है। मतलब वो पहले वाले प्रश्न से कुछ कह रहे होंगे, शिक्षा नीति से विकास असंभव क्या है? अच्छा, 8 विषय पर्टिकुलर किन बच्चों के लिए ठीक रहेगा? कोई भी बच्चा ले सकता है जी। आर्ट्स कोई भी बच्चा ले सकता है। हाँ, आर्ट्स के साथ थोड़ा सा ये है कि जिन बच्चों को, कई बच्चे हमारे सामने ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं रह सकते किसी कारणवश, क्लास में रेगुलर नहीं रह सकते। एक तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उन बच्चों के लिए, जो बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी है जो रेगुलर नहीं रह सकते, या जो बच्चे ज्यादा कमजोर लग रहे हैं, तो उनके लिए ओपन भी 12वीं की ओपन यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ओपन स्कूल, जो ओपन स्कूल बोर्ड राजस्थान में है, बहुत अच्छा है और सब जगह उतनी उसकी वैल्यू है। और उसमें सब्जेक्ट्स के ऑप्शन बहुत हैं, बहुत ऑप्शन है गोविंद जी। हमारे रेगुलर स्कूल से ज्यादा ऑप्शन है बल्कि ओपन में। बिल्कुल, हमारे जैसे 5, मेरे स्कूल में 5 स्कूल सब्जेक्ट चल रहे हैं ऑप्शनल में। मैं तो उन 5 में से बच्चे ले सकेंगे ना, जो मेरे स्कूल में सीट है। और ऑप्शन वो ओपन बोर्ड में बच्चे और भी चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, साथ में बच्चे कुछ और कर सकते हैं। इवन देन अब तो सरकार ने भी ये 2 डिग्री इकट्ठी करने की अनुमति दे दी है। 2 चीज बच्चे इकट्ठी कर सकते हैं। जैसे मान लो बच्चा ITI कर रहा है, तो वो बच्चा साथ में ऑफर का फॉर्म भर सकता है, उसमें एकेडमिक भी कर सकता है। एकेडमिक भी कर सकता है। रजनीश जिंदल गुड इवनिंग कह रहे हैं, शुक्रिया रजनीश जी हमसे जुड़ने के लिए। एग्रीकल्चर विषय कौन से बच्चे लें? एग्रीकल्चर विषय भी कोई भी बच्चे ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चे, मैं ये कहना चाहूंगी, एग्रीकल्चर में भी देखिए फिर बहुत सी ऑप्शंस हैं। अच्छा, बैंक्स में एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब मिल जाती है। एग्रीकल्चर के आप प्रोफेसर बन सकते हैं, और टीचर तो आप बन सकते हैं। बन तो सकते हैं, लेकिन बच्चा ले कोई भी बच्चा एग्रीकल्चर ले सकता है। इवन देन अब लड़कियां भी ले रही हैं, और लड़कियों को 5000 स्कॉलरशिप भी मिलती है एग्रीकल्चर लेने पर स्कूल में, 11वीं क्लास में। हाँ जी, बिल्कुल मिलती है। और फिर ये देखिए, एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा जॉब में नहीं जाना चाहता और वो उसके पास जमीन है अपनी, तो वो एग्रीकल्चर के हिसाब से ट्रेडिशनल खेती छोड़ करके अपना काम अब नए तरीके से भी कर सकता है। क्योंकि नहीं तो क्या था, पिता जिस चीज की खेती कर रहा है, पुत्र उसी को कर रहा है, वही ट्रेडिशनल चल रही थी। तो अब आप भी देखते होंगे, मैं भी कई बार देखती हूँ मीडिया में, सोशल मीडिया पे,
बच्चों ने ट्रेडिशनल खेती को छोड़ करके हाँ, बहुत कुछ वो कुछ अलग किया और बहुत उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। वरुण बंसल कह रहे हैं 10 के बाद आर्ट्स का बच्चों को कौन सी लाइन चूज करनी चाहिए, इसके बारे में मैडम की क्या टिप्पणी है? आर्ट्स के लिए 10 के बाद आर्ट्स के बच्चों को कौन सी लाइन चुननी चाहिए? कैरियर की बात करने लगे वरुण जी, अब हम लोग अगले शो में कैरियर की बात करेंगे। आपके तो अब तो हम ये केवल बात कर रहे हैं कि 10वीं के बाद सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए। रजनी नहीं, अगर ये पूछ रहे हैं ना कि आर्ट्स के बाद क्या चुनना चाहिए, मान लो 12वीं के बाद, तो बहुत कुछ है। देखिए, जर्नलिज्म है जिससे आप जुड़े हुए हैं, मास मीडिया है, फैशन डिजाइनर का कोर्स है, फोटोग्राफी है, मिलिट्री साइंस है, बहुत सारी चीजें हैं सामान्य को छोड़ करके। और सिंगिंग के कोर्सेज हैं, डांसिंग के कोर्सेज हैं, पीएचडी बच्चा कर सकता है, न्यूज रीडर बच्चा बन सकता है। इवन देन देखिए, अगर बच्चा इंग्लिश और मान लीजिए हिंदी, 2 सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, 2 लिटरेचर लेता है, तो ट्रांसलेटर की इतनी अच्छी सैलरी है, हम सोच ही नहीं सकते। कैरियर क्या भी सुनील अग्रवाल कह रहे हैं। हाँ, टाइम मैं देख रहा हूँ हो रहा है। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं आई होप दिस प्रोग्राम विल बी द बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट। वेल डन, शुक्रिया। अरुण शर्मा कह रहे हैं इस सार्थक चर्चा के लिए आप दोनों का साधुवाद। मैं और ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। बबीता कौर कह रही है बहुत सी अच्छी जानकारी दी मैडम आपने। ओपन स्कूल वास्तव में एक अच्छा विकल्प है जी। डॉक्टर रणधीर भीचर कह रहे गुड इवनिंग। डॉक्टर सहदेव पारी कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार। डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार। अच्छे मार्गदर्शन के लिए आभार। मैडम मैं इससे ज्यादा कुछ प्रश्न पूछ नहीं पाऊंगा, वक्त की हमारी मर्यादा है। एपिसोड का इतना ही टाइम होता है। आप 30 सेकंड के लिए 30-40 सेकंड के लिए आप अपनी बात को कहना चाहें तो बिल्कुल कहिए, और उसके बाद फिर हम इस विश्राम करेंगे इस एपिसोड के लिए। एक प्रश्न शायद और है किसी का। बबीता कोड कह रहे हैं गोविंद जी आपका प्रोग्राम बहुत ही शानदार होता है। धन्यवाद आपका बबीता जी। ये प्रोग्राम इसलिए शानदार है कि आप जैसे ज्ञानी, सूझवान और समझदार दर्शक हमसे जुड़े रहते हैं। जी गोविंद जी, मैं पहली बात तो मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि हमारा आधा घंटा हो गया। मुझे लग रहा है जैसे 5-7 मिनट ये भी हुए हैं, तो हमारी काफी चीजें छूट गई हैं। फिर भी मैं छोटे से शो टाइम हाँ जी करना चाहूंगी। जैसे प्रोफेसर, टीचिंग लाइन, एजुकेशन लाइन सबके लिए खुली है। इसी तरह एयर होस्टेस बनना और एनडीए बनना। हम कैरियर की बात ना करें तो 10वीं के बाद की बात करें। हाँ जी, तो बच्चे इनमें से कुछ भी ले तो ये इन फील्ड्स में जा सकते हैं। और लड़कियां जो हैं वो होम साइंस स्ट्रीम को भी चुन सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो घर में रह करके बहुत कुछ उसके आगे अगर कैरियर की बात करें तो होम साइंस स्ट्रीम चुने। वो भी लड़के भी चुनते हैं आजकल तो। हाँ बिल्कुल, शायद जो है वो ज्यादा पुरुष ही होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे बच्चे पॉलिटेक्निक वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं। ये पॉलिटेक्निक भी चुन सकते हैं बच्चे, जैसे ITI चुन सकते हैं, ऐसे ये भी चुन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को हम कोशिश करेंगे कि +2 के बाद कैरियर क्या बने, कैरियर की क्या संभावनाएं हो। +2 के बाद अलग अलग सब्जेक्ट लेने वाले बच्चों के लिए कैरियर क्या होगा, उसके लिए हम कोशिश करेंगे किसी काउंसलर को बुलाने के लिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। डॉक्टर नगेंद्र कौर मैडम का शुक्रिया कि उन्होंने अपना वक्त निकाल के हमारे शो में आने का जो है हमें अवसर प्रदान किया, और बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी, आप तक पहुंची, हमारा संदेश आप तक पहुंचे, ये हमारा सार्थक प्रयास कोशिश करेंगे हो। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे नए मेहमान के साथ, नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, गुड नाइट। आप स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। धन्यवाद जी, धन्यवाद गोविंद।